हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट आता है सेगमेंट आपका 68 से लेके 70 सेक्शन तक का ब्लॉग, जो कि ओवरऑल बात करेगा बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर। आपने बायबैक बहुत टाइम देखा हुआ है, प्रैक्टिकली भी इसके ऊपर होपफुली किया होगा। बायबैक ऑफ शेयर्स के आपके चैप्टर प्रैक्टिकल्स में भी कॉर्पोरेट अकाउंट में डील किए जाते हैं। बेसिकली बायबैक का मतलब क्या होता है, तो ये आपको बेसिक टर्म पता है। हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे उसको रिलेटेड कंपनी लॉ में क्या प्रोविजंस हैं, किस तरीके से उसकी पावर्स हैं, किस तरीके से उसकी गाइडलाइंस वगैरह हैं और क्या उसके लेके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, बायबैक का सिंपली मतलब क्या होता है, री एक्वायर करना, री एक्विजिशन करना अपने शेयर्स को, जो कि हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है, इशू कर रखे हैं। मतलब जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, कहीं ना कहीं उनके पैसे लौटाना। तो जो हम प्रेफरेंस शेयर्स में टर्म यूज करते हैं रिडेम्पशन, कहीं ना कहीं उसके सिमिलर है हमारा बायबैक ऑफ शेयर्स, जहां पे हम शेयर्स को रिडेम्पशन नहीं कर सकते, रिडीम नहीं कर सकते, लेकिन उसको रिटर्न कर सकते हैं और उनके शेयर्स को वापस लेके उनके पैसे लौटाए जा सकते हैं। तो उसे हमें बायबैक कहा जाता है। अब 3 सेक्शन है इसके ऊपर, 68, 69 और 70। 68 जो सेक्शन है बेसिकली बात करता है पावर्स एंड कंडीशंस के ऊपर, कि भैया कंपनी ऐसा कर सकती है और किस किस तरीके से कर सकती है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज उसको लेनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें उसको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो ऑब्वियसली बात है, ये थोड़ी लंबी लिस्ट चलेगी जिसकी बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। 69 जो है वो बात करेगा सीआरआर के ऊपर, जो कहीं ना कहीं मिलता जुलता होगा। जब आपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन देखा था, वहां पे भी हमने इसकी चर्चा की थी। 70 बात करेगा कि किस किस सिचुएशन में आप बायबैक नहीं कर सकते, प्रोहिबिशंस हैं बायबैक के, जो की बात करेगा सेक्शन नंबर 70। तो ये 3 सेपरेट सेक्शन है। 68 इसमें कवर हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका 69 और 70 कवर हो जाएगा। चलिए जी, बात करते हैं सबसे पहला 68 सेक्शन के ऊपर। 68 सेक्शन जो है वो बात करता है पावर ऑफ कंपनीज टू परचेज इज ओन सिक्योरिटीज। कंपनी की पावर है कि वो अपनी शेयर्स को परचेज कर सकती है, लेकिन कब? जब वो इनके कंडीशंस को फॉलो करेगी। कौन से कंडीशन? जो सेक्शन नंबर 68 में दिए हुए हैं। कंडीशन नंबर 1, 68 का सबसेक्शन नंबर 1 की सोर्सेस क्या है, कहां से पैसे किसको यूटिलाइज करेगी बायबैक करने के लिए। तो अपने फ्री रिजर्व को यूज किया जा सकता है, यहाँ पे आपके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज किया जा सकता है, और तीसरा कि अगर आप कोई शेयर्स इशू करते हो तो उसके प्रोसीड्स को भी यूज किया जा सकता है। तो 3 चीजें हैं जिसके थ्रू आप शेयर्स को बायबैक कर सकते हो। नंबर 1 फ्री शेयर्स, फ्री रिजर्व्स। नंबर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और नंबर 3 की प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, जो भी आप फ्रेश इशू करोगे उससे, या फिर कोई और सिक्योरिटी शेयर्स भी या कोई भी सिक्योरिटीज आप इशू करते हो तो उसके प्रोसीड्स को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे क्या दी जाती है कि भैया ऐसा ना हो कि जो आप बायबैक कर रहे हो, बायबैक करने से पहले आपने उसी टाइप का, उसी काइंड का, उसी कैटेगरी का शेयर्स को आपने इशू किया ताकि प्रोसीड्स आ सके, और उसी टाइप के शेयर्स को बायबैक कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। क्लास ऑफ शेयर्स या काइंड ऑफ शेयर्स जो है वो आपके डिफरेंट होने चाहिए। वो जो आपने इशू किया प्रोसीड्स के लिए और वो जो आप बायबैक करने जा रहे हो, उनके बीच में डिफरेंस होना जरूरी है। अगर वो सेम काइंड का होगा तो उस केस में आप बायबैक नहीं कर सकते। मतलब लॉजिकल नहीं है ना, जिस टाइप के शेयर्स को बायबैक कर रहे हो उस टाइप के शेयर्स को आपको इशू कर रहे हो ताकि प्रोसीड्स आ जाए, तो कोई सेंस नहीं है ना। तो इसलिए या तो प्रेफरेंशियल इशू कर लो, या कोई और क्लास ऑफ शेयर्स होगा तो चल जाएगा, पर सेम काइंड ऑफ शेयर्स वो आपके नहीं होने चाहिए। अच्छा, सेम काइंड ऑफ शेयर्स भी है, और दूसरा कहता है सेम काइंड ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का बेसिकली मतलब होता है वो सिक्योरिटी जो नोटिफाई कर रखे हैं किसने, गवर्नमेंट ने, जो कि वो चेंज करते हैं। और इन जनरल इसके अंदर इंक्लूड होता है आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, मतलब ईसॉप वाला पॉइंट। चलिए, तो पहला कंडीशन आ गया कि कहां से सोर्स यूटिलाइज कर सकते हैं और कौन सा सोर्स यहां पे नहीं चलेगा। दूसरा कंडीशन आता है, मतलब दूसरा सबसेक्शन आता है जो कंडीशंस को बताएगा। कंडीशंस में पहला मेन कंडीशन आता है कि भैया ये जो है ऑथराइज होना चाहिए आपके आर्टिकल के द्वारा। मतलब कि आपके आर्टिकल में इसकी ऑथराइजेशन होनी चाहिए कि आप बायबैक जैसी हरकतें भी कर सकते हो अपनी कंपनी के अंदर। नंबर 2 कि आपको क्या पास होना जरूरी है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन शर्त क्या है कि सपोज कीजिए कि जो आप बायबैक कर रहे हैं वो 10% या उससे कम है। जो भी आपका शेयर कैपिटल और रिजर्व है, उन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे और उसका 10% निकालेंगे तो उससे कम अमाउंट में आप बायबैक कर रहे हो, तो उस केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड रेजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा। मतलब अगर ऑथराइज कर दिया बोर्ड ने भी, रेजोल्यूशन पास कर दिया बोर्ड ने भी, तो वो रेजोल्यूशन भी इनफ है। समझ में आई बात? पहली चीज, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए इन जनरल, बट अगर 10% या उससे कम आप बायबैक करते हो तो उस केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन से भी काम चल सकता है। सब जो आपका क्लॉज आया, क्लॉज नंबर 2 ये कहता है। क्लॉज नंबर 3 आता है जो बात करता है कि कितना बायबैक किया जा सकता है। तो क्लॉज नंबर 3 और 4 को आपको लिंक करके समझना पड़ेगा। 3 की जो क्लॉज है वो ये कहता है कि भैया 25% या उससे कम होना चाहिए। किसका? एग्रीगेट करो अपने पेड अप शेयर कैपिटल को और रिजर्व्स को, दोनों को जोड़ो और उसका 25% या उससे कम ही आप बायबैक करोगे तो ही चलेगा, उससे ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। अब इसको जरा लिंक करो आप पीछे वाले पॉइंट से। कैसे लिंक करेंगे कि सपोज करो मेरे को 11% बायबैक करना, तो कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? 11% बायबैक करना तो कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? ऑब्वियसली बात है स्पेशल रेजोल्यूशन। मुझे 19% करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन। 9% करना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा। मुझे 26% करना है, कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? भैया कर ही नहीं सकते, कोई सा भी रेजोल्यूशन आप पास कर लो, ये अलाउड ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रोविजो। प्रोविजो में बेसिकली क्या बताया गया कि ये जो आपका बायबैक है ये 1 साल के अंदर अंदर
25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। तो देखो ऊपर क्या कह गया, 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। जो ये वाला पॉइंट है ये ऑब्वियसली बात है ज्यादा निकल के आएगा एज कंपेयर टू नेक्स्ट नीचे वाला पॉइंट। तो आपका नीचे वाला पॉइंट जो प्रोविजो है ये हमेशा ओवररूल करेगा, मतलब कि आपको चेक क्या करना पड़ेगा हमेशा पहले 25% पेड अप शेयर कैपिटल का, क्योंकि 25% जब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व का निकालोगे तो वो कंपैरेटिवली हायर अमाउंट होगा जो कि प्रोविजो को ओवररूल कर जाएगा, जो कि आपको नहीं करना। तो इसलिए प्रोविजो ध्यान रखना है कि आपको प्रायोरिटी चेक जो क्या है वो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, उससे कम ही आप कर सकते हो कहीं ना कहीं ना। तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन आता है कि भैया रेशियो क्या होगा। तो बायबैक होने के बाद आपका जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है, डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या हुआ, डेट जिसके अंदर आपके सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों कवर हो जाते हैं, इक्विटी जहां पे आपका पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व कवर हो जाता है, इनका जो रेशियो बनेगा वो 2:1 होना चाहिए। मतलब कि आपके जो डेट है वो ट्वाइस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किससे, इक्विटी और रिजर्व के, इक्विटी और रिजर्व के ट्वाइस से ज्यादा आपके डेट्स नहीं होने चाहिए। तो इन सिंपली आप कह सकते हो कि 2:1 का इनका रेशियो होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या इससे ज्यादा रेशियो नहीं हो सकता? तो हो सकता है इन केस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद से प्रिस्क्राइब कर दिया, मतलब खुद से आपको कह दिया कि भैया कर लो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में आप कर सकते हो। बट इन जनरल जो आपका रेशियो होगा आफ्टर बायबैक वो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए डेट इक्विटी रेशियो। अब यहां पे एक टर्म लिखा गया पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व, उसके 2 गुने ज्यादा डेट नहीं हो सकता। अब रिजर्व के अंदर एक क्लैरिफिकेशन है कि भैया यहां पे फॉर दिस सेक्शन ओनली, जनरली फ्री रिजर्व के अंदर कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम को इंक्लूड नहीं किया जाता, बट वो स्पेसिफिक रिजर्व हमारा, बट इस सेक्शन ओनली पर्पस के लिए इस सेक्शन में स्पेशली इसको बताया गया कि फ्री रिजर्व जब भी आप लोगे तो उसके अंदर आप किसको इंक्लूड करोगे, अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को भी इंक्लूड करके चलोगे, उसको उससे अलग नहीं मानना आपको। नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ पॉइंट, जो बात करता है कि जितने भी शेयर्स हम बायबैक करेंगे वो सारे के सारे शेयर्स आपके फुल्ली पेड अप होने चाहिए। मतलब कि सपोज आपकी उसकी फाइनल कॉल रहती है तो आपको फाइनल कॉल पहले मंगवानी पड़ेगी, जब वो फुल्ली पेड अप बन जाएंगे उसके बाद ही जाके आप बायबैक कर सकते हो। अगर हम बात करें कि शेयर्स हमारे जो है वो लिस्टेड है, अगर हमारे शेयर्स जो है वो लिस्टेड है जिसको हम बायबैक करने जा रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेबी के रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। आप इस एक्ट के प्रोविजन तो फॉलो करोगे, अलॉन्ग विद दैट जो सेबी के रेगुलेशंस होंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, उसको भी आपको साथ में फॉलो करना पड़ेगा। ये क्लॉज नंबर एफ जो है ये ध्यान रखना, ये आगे भी रिपीट होगा, इसका लिंकेज आगे भी मिलेगा आपको, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट कहता है कि अगर हमारे लिस्टेड नहीं है, मतलब कह रहा है कि सिक्योरिटीज अदर देन दोज प्रिस्क्राइब्ड इन क्लॉज एफ, तो क्लॉज एफ में किसकी बात हो गई, लिस्टेड की, तो उसके अलावा कौन से बच्चे जो लिस्टेड नहीं है, तो लिस्टेड नहीं होंगे तो वो किस अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है उसको रूल फॉलो करने पड़ेंगे, किसके, इस एक्ट के इस सेक्शन के, जो कि सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 के अंदर प्रिस्क्राइब है। फिर एक चीज और क्लैरिफिकेशन दी गई, क्या कि 1 साल के अंदर 2 बायबैक नहीं हो सकते। मतलब क्या हुआ कि एक बार आपने बायबैक किया, अब आपको 6 महीने के बाद दोबारा बायबैक करना, तो वो अलाउड नहीं है। एक बार आपने बायबैक किया और बायबैक की जितनी भी प्रोसीडिंग थी वो सारी क्लोज हो गई, क्लोज होने के डेट से आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 1 साल बीतने के बाद ही आप दूसरा बायबैक कर सकते हो, उस ड्यूरेशन में आप सेकंड बायबैक करना आपको अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका सबसेक्शन 3 जो बताता है प्रोसीजर ऑफ बायबैक, कि क्या प्रोसीजर होगा आपके बायबैक का। तो आपको क्या करना है, आपको एक मीटिंग कंडक्ट करानी है जिसके अंदर आप रेजोल्यूशन पास करोगे, चाहे वो स्पेशल हो चाहे बोर्ड रेजोल्यूशन हो। तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा। अपने जो रेजोल्यूशन आपको पास करना है उसके लिए आप क्या करोगे, अपने मेंबर्स को नोटिस दोगे उस मीटिंग के रिगार्डिंग, और उस नोटिस के साथ साथ आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आप क्या लिखोगे, आपको देने पड़ेंगे उसके अंदर सारे के सारे मटेरियल फैक्ट रिगार्डिंग दी बायबैक, जो भी कंप्लीट डिस्क्लोजर है बायबैक के बारे में कि क्या चीजें हैं बायबैक को लेके, वो सारे फैक्ट, कितने शेयर्स बायबैक किए जा रहे हैं, क्या रूल्स वगैरह वगैरह सारी चीजें जो भी हैं वो सारी चीजें आपको दस्तावेज उनको देने पड़ेंगे एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर। नंबर 2, क्या जरूरत पड़ी बायबैक करने की, उसकी नीड को आपको अलग से डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि क्या जरूरत है बायबैक करने की। तीसरा, कितने शेयर्स या कौन से क्लास के शेयर्स या सिक्योरिटीज ऐसे हैं जिसको आप बायबैक करने जा रहे हो, वो भी आपको अलग से बताना है। कितना पैसा लगेगा इस बायबैक के प्रोसीजर में, कितना इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा इस बायबैक को करने के लिए, वो भी आप अलग से प्रिस्क्राइब करोगे, उसके अंदर इंटीमेट करोगे। एंड लास्ट आता है आपका टाइम लिमिट, कि इस बायबैक के अंदर आपको कितना टाइम आपका इन्वॉल्व होगा, कितने टाइम में ये बायबैक पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये भी आपको बताने की जरूरत है 68(3) के अंदर, सबसेक्शन 3 के अंदर। तो सबसेक्शन 3 बेसिकली क्या कहता है कि प्रोसीजर क्या है कि आपको नोटिस देना है, नोटिस के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच करना है, जिसके अंदर ये 5 पर्टिकुलर्स आपको अलग से हाईलाइट करना जरूरी है। इससे ज्यादा भी आप जो चाहे कर सकते हो, बट ये 5 बातें इन्होंने अलग से प्रिस्क्राइब कर दी। नेक्स्ट आता है कि टाइम कंप्लीशन, क्या टाइम लिमिट है जिसके अंदर आपको बायबैक को कंप्लीट कर लेना। तो एक बार आपने रेजोल्यूशन पास किया, चाहे स्पेशल रेजोल्यूशन किया हो चाहे बोर्ड रेजोल्यूशन किया हो, जो भी सिनेरियो रहा हो, पर एक बार रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन पास होने की डेट से 12 महीने के अंदर अंदर आपको बायबैक को कंप्लीट कर लेना है। मतलब बायबैक के जितने प्रोसीजर्स हैं, जो भी फॉलोअप्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी वहां पर रैप अप हो जानी चाहिए विद इन 12 मंथ्स।
ये बात कहेगी आपको सबसेक्शन नंबर 4। सबसेक्शन नंबर 5 सिंपल सी बात कहता है कि भैया बायबैक कहां से करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे उनसे करेंगे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। ओपन मार्केट से भी कर सकते हैं, अगर हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो उसको ओपन मार्केट में जाके भी उनके शेयर्स को वापस खरीदा जा सकता है। एंड नंबर 3, अगर हमने शेयर्स वगैरह इशू कर रखे हैं ईसॉप या स्वेट इक्विटी शेयर्स के तहत, तो उनसे भी बायबैक किया जा सकता है। मतलब ईसॉप मतलब एम्प्लॉइज वगैरह से, या स्वेट इक्विटी शेयर जहां पे एम्प्लॉइज डायरेक्टर सारे आ जाते हैं, तो उनसे भी हम अपने शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं। तो ये तीनों जरिए यहाँ पे बताया गया सबसेक्शन नंबर 5 में। सबसेक्शन नंबर 6 आता है क्या, कि भैया बायबैक करने से पहले पहले आपको एक डिक्लेरेशन और फाइल करनी पड़ेगी। ये डिक्लेरेशन बेसिकली किस चीज के ऊपर है, ये है सॉल्वेंसी के ऊपर, कि आपको ये बताना पड़ेगा ऐसा तो नहीं कि आप बायबैक करोगे उसके बाद आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे, पता लगे बायबैक कर लिया कंपनी आपकी दिवालिया होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा सॉल्वेंसी का। कब, बायबैक करने से पहले। किस किस को फाइल करेंगे, तो 2 लोग आएंगे, नंबर 1 इज रजिस्ट्रार एंड नंबर 2 इज सेबी। रजिस्ट्रार को भी फाइलिंग जाएगी और सेबी को भी फाइलिंग जाएगी, जिसके अंदर आपको अटैच करना पड़ेगा डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। साथ ही में उसमें अटैच करोगे एक एफिडेविट। एफिडेविट में बेसिकली क्या लिखा पाया जाएगा, एफिडेविट में आप ये मेंशन करोगे कि आप कैपेबल हो कि आप अपनी सारी लाइबिलिटीज को चुका सकते हो और आप इंसॉल्वेंट नहीं होगे। कब तक, अगले 1 साल तक। मतलब अगले 1 साल आप अपना देख पा रहे हो और अगले 1 साल को देखते हुए आप ये कह सकते हो कि जी हम अपनी लाइबिलिटीज को मेट करने के लिए कैपेबल हैं और हम इंसॉल्वेंट करार नहीं होंगे विद इन 1 ईयर। इस चीज का आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और इसके ऊपर साइन जो करेंगे वो कौन करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कम से कम 2 डायरेक्टर का इसके ऊपर साइन होना आवश्यक है। और अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर एग्जिस्ट करता है तो उस 2 डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर जो होगा वो कौन होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब नंबर 1 मैनेजिंग डायरेक्टर, एक कोई और डायरेक्टर हो सकता है, तो 2 डायरेक्टर के उसके ऊपर साइन होने जरूरी है। ये फाइलिंग आपको करनी है, किन लोगों को करनी है, रजिस्ट्रार और सेबी को। लेकिन सेबी को तब करनी होगी जब आप कंपनी लिस्टेड होगी। सपोज करो आपकी कंपनी लिस्टेड ही नहीं है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको किसको करनी है, रजिस्ट्रार को। सेबी को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का, सबसेक्शन नंबर 6। सबसेक्शन नंबर 7 बताता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब कि शेयर्स आपने बायबैक कर लिया, बायबैक करने के बाद आपको उसको नष्ट करना है, मतलब खत्म कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। कितने दिन के अंदर, 7 दिनों के अंदर। इस चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि आपने किया कि नहीं किया। ये भी नॉन कंप्लायंस के अंदर आ जाएगा अगर आप नहीं करते हो। तो इसकी सिक्योरिटी जो भी आपने वापस बायबैक कर ली उसका नष्ट करना, उसको बर्बाद, उसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। कितने दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर, जिसके ऊपर बात करता है आपका सबसेक्शन नंबर 7। सबसेक्शन नंबर 8 बात करता है कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ, कूलिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ कि आपने बायबैक कर लिया, तो आप ऐसा नहीं है आज मैंने शेयर्स बायबैक किए कल को मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं, तो ये कोई मजाक थोड़ा ना हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप शेयर्स को बायबैक करते हो तो आपको कम से कम 6 महीने के भीतर भीतर तक आप दोबारा शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। सेम काइंड ऑफ शेयर्स, ऑब्वियस सी बात है। इक्विटी शेयर बायबैक किया, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, चल जाएगा। बट इक्विटी शेयर बायबैक किया और इक्विटी शेयर्स को आप दोबारा परचेज करो, ये अलाउड नहीं है। कब तक, 6 महीने तक। लेकिन इसके अंदर कुछ टाइप के इशू अलाउड है। किस टाइप के, लाइक आप बोनस इशू कर रहे हो, कर लो जी। आप कन्वर्ट कर रहे हो किस चीज को, अपने वारंट, शेयर वारंट को इक्विटी शेयर्स के अंदर, चल जाएगा। डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में चल जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में चल जाएगा। ईसॉप के तहत कर रहे हो, स्वेट इक्विटी शेयर्स के तहत कर रहे हो, चल जाएगा। मतलब इस टाइप की चीजें चल जाएगी। लेकिन मार्केट से एक फ्रेश इशू अगर आप कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं है। कब तक नहीं अलाउड है, 6 मंथ तक। तो 6 मंथ का क्या है आपके ऊपर, एक कूलिंग पीरियड के भैया बायबैक कर लिया, ठंडे बैठा हुआ आराम से 6 महीने तक, उसके बाद सोचना दोबारा इशू करना है या नहीं। रजिस्टर ऑफ बायबैक, तो ये एक प्रकार का रजिस्टर होता है जो कंपनी को मेंटेन करना होता है। इस रजिस्टर में पूरे बायबैक की पूरी शेड्यूलिंग होगी। शेड्यूलिंग का मतलब कि भैया कब बायबैक किया, क्या रेजोल्यूशन पास हुआ, कितना कंसिडरेशन आपने पे किया, किस डेट की कैंसिलेशन थी, कब आपने उस जो शेयर्स आपके पाए उसको आपने एक्सटिंग्विश कर दिया, तो वो सारी डिटेल्स को आपको इसके अंदर मेंशन करना होता है। और भी एडिशनल डिटेल्स हो सकते हैं एज में बी प्रिस्क्राइब। तो द थिंग इज कि एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है आपको बायबैक के रिगार्डिंग, जिसके अंदर बायबैक के सारे पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग देयर डेट्स आपको मेंशन करने होते हैं इन अ सीक्वेंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइलिंग ऑफ बायबैक रिटर्न। अब आपने वो जो फाइल किया था वो था डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। बायबैक करने से पहले एक सॉल्वेंसी रिपोर्ट आपको फाइल करनी पड़ेगी कि भैया हम इंसॉल्वेंट नहीं होंगे अगले 1 साल तक। अब बायबैक आपका कंप्लीट हो गया, बायबैक कंप्लीट हो गया तो बायबैक की पूरी प्रोसीजर, क्या अमाउंट आया, क्या गया, कितने शेयर कम हुए, वो सारे दस्तावेज को भी आपको फाइल करना पड़ेगा। मतलब एक रिटर्न आपको आफ्टर बायबैक भी फाइल करनी होगी, जिसको हम कहते हैं बायबैक का रिटर्न, बायबैक रिटर्न बेसिकली। वो रिटर्न भी किसको फाइल की जाएगी, तो अगेन 2 व्यक्ति आएंगे, पहला कौन, रजिस्ट्रार, दूसरा कौन, सेबी, जिसके अंदर आपको बायबैक के सारी चीजें, सारी पर्टिकुलर्स वगैरह को मेंशन करना है। कितने दिन के अंदर करना है, 30 दिन के अंदर करना है। सेबी को क्या करने की जरूरत है, अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है नहीं। अगर कंपनी लिस्टेड होगा तभी रजिस्ट्रार और सेबी को जाएगा। अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे, सेबी को फाइल करने की आवश्यकता
नहीं है। नाउ लास्ट पार्ट आता आपका डिफॉल्ट का, कि अगर आपने कर दिया डिफॉल्ट, डिफॉल्ट किसका करोगे, इस सेक्शन का कर सकते हो, मतलब इस सेक्शन के सारे पॉइंट, और किसका कर सकते हो, क्लॉज एफ। मैंने आपको कहा था क्लॉज एफ याद रखना। क्लॉज एफ बेसिकली क्या था, जिसके अंदर ये कहा गया कि अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो उसको सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। अगर आपने उसको भी वायलेट कर दिया, क्लॉज एफ को भी वायलेट कर दिया, इस सेक्शन के किसी भी पार्ट को वायलेट किया, किसी भी प्रोविजन को वायलेट किया है, तो उसके ऊपर आपके ऊपर क्या लगेगा, पनिशमेंट। पनिशमेंट कैसा है, तो कंपनी की बात करें तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का, विच इज ऑब्वियसली फाइन। बट जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होगा उसको पहले इंप्रिजनमेंट आएगा, जो कि मैक्सिमम हो सकता है 3 साल तक, और फाइन लगेगा सेम टू सेम 1 लाख और 3 लाख। एंड यहां पे बीच में और है, तो मतलब यहां पे बोथ का क्लॉज एग्जिस्ट करेगा। द थिंग इज कि ऑफिसर अगर है तो उसको मैक्सिमम जो जेल हो सकती है वो 3 साल तक की हो सकती है, जो उसको इंप्रिजनमेंट है वो 3 साल की, जो उसके ऊपर फाइन लगेगा वो 1 लाख से 3 लाख तक जाएगा, या फिर दोनों भी हो सकता है। मैंडेटरली दोनों नहीं है, देयर इज अ ऑप्शन। This is clause number 11 in respect of section number 68. This is all about section number 68. ये clause 11 है जो टोटल एग्जिस्ट करते हैं आपके लॉ के अंदर। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा 69 और 70 के ऊपर, जो कि फर्दर वीडियो में लेंगे। इसको यहीं रैप अप करते हैं।